अगर आप हिंदी किताबें पढ़ते हैं, आपको हिंदी किताबों का शौक है, तो ये 8 उपन्यास आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संकल्पिता और आज मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ जो आपको बताएंगी, आपके सामने लाएंगी 8 हिंदी के ऐसे उपन्यास जो पिछले 3 या 4 सालों में लिखे गए हैं और जिनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों, ये भी बताएंगे, पर ये जानना ज़रूरी है कि ये उपन्यास जो है काफ़ी फेमस हुए हैं, काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, प्रचलित हुए हैं और ये उपन्यास ऐसे हैं जो पाठकों के मन को छू लेते हैं। क्योंकि हमारे पास 8 उपन्यास है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आगे धन्यवाद करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर का। इस वीडियो को आपके सामने लाए हैं मनु सौंखला जी, जो कि एक नए जमाने के उपन्यासकार हैं। मनु सौंखला जी की लेटेस्ट पुस्तक रिजर्व 11 हाल ही में मार्केट में आई है। मनु सौंखला जी मूलतः हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और इन्होंने NIT से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में यह एक सार्वजनिक तेल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। मनु सौंखला जी ने अपनी नई पुस्तक रिजर्व 11 में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को आप सबके सामने रखा है और ये मुद्दा है आरक्षण। ये कहानी है 2 सहेलियों की, अनन्या और सनाया, जो समाज के 2 वर्गों से संबंध रखती है, आरक्षित और अनारक्षित। इन दोनों की मित्रता जो है वो बहुत घनिष्ठ है और इन दोनों में बहुत प्यार है, पर इनकी दोस्ती में दरार तब आती है जब इनमें से अनन्या का चयन देश के एक बहुप्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है आरक्षण के आधार में, तथा अनन्या जो है वो इससे वंचित रह जाती है। वहां से कहानी की शुरुआत होती है और कहानी काफी पहलुओं को छूती है और कुछ इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। हमें काफी चीजें देखने को मिलती है, हमें दोस्ती दिखती है, हमें प्यार दिखता है, हमें नफरत दिखती है और कहीं ना कहीं हमें स्ट्रगल्स भी दिखते हैं। अब कथाकार की बहुत उल्लेखनीय बात यह है कि कथाकार ने कहीं भी किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया है। वो कहानी कुछ इस तरह से बताते हैं कि आपको दोनों ही पक्षों के बारे में जानने को मिलता है, उनको समझने को मिलता है, परंतु कौन गलत है कौन सही है यह जो है वो कथाकार आप पर छोड़ देते हैं। कहानी की भाषा जो है वो काफी सरल है, तो जो हिंदी रीडर्स है जिन्होंने हाल ही में किताबें पढ़ना शुरू करी है वो आसानी से इस किताब को पढ़ सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कहानी एक सिंपल स्टोरी नहीं है, इसमें लव भी है, इसमें फ्रेंडशिप भी है और इसमें स्ट्रगल्स भी है और एक ज्वलंत मुद्दा है हमारे सामने जिसका नाम है आरक्षण। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को आगे लेके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मनु सौंखला जी को इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए, इस वीडियो को आप सबके समक्ष लाने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी उन्हें मैं इस किताब के लिए। अगर आप इस पुस्तक की पुस्तक समीक्षा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए www.bookgeeks.in पे, वहाँ इसका रिव्यू हमने किया हुआ है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप उसको जाके पढ़ सके और जान सके कि ये किताब मनोरंजक है कि नहीं, ये किताब किनको पढ़नी चाहिए और किनको नहीं। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो मम्मा, आप हमें बताइए कि कौन कौन से उपन्यास आप हमारे सामने लाएंगे आज। पहला उपन्यास जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगी वो दिव्य प्रकाश दुबे का हाल ही में प्रकाशित उपन्यास है इब्न बतूती। जैसा कि इसका शीर्षक है, ये अपने शीर्षक से ही लोग पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये एक ऐसा विषय है जिस पर शायद हम जीवन की आपाधापी में सोचना ही नहीं चाहते या भूल जाते हैं कि कभी हमारे माता पिता भी युवावस्था से गुजरे होंगे। ये उपन्यास मुख्य रूप से माँ और बेटे, उनके संबंधों पर आधारित है। एक बेटा किस तरह से अपनी माँ के विषय में सोचता है, उसकी सोच परंपरावादी सोच से बिल्कुल भिन्न है, उसके सोचने का तरीका आधुनिक है। यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों को इस तरह से सोचना अच्छा ना लगे, परंतु ये एक नई दृष्टि है अपनी माँ के प्रति, इसलिए अपनी सोच को परंपरावादी विचारधाराओं से बाहर निकलने के लिए इस उपन्यास को आप जरूर पढ़ें। सीधी सादी व्यवहारिक हिंदी में लिखा गया उपन्यास है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा उपन्यास है। इसको मैंने तो केवल एक ही बार में जब मैं पढ़ने बैठी तो इसको खत्म करके ही मैं उठी। तो मम्मा, उपन्यास के बारे में तो आपने बता दिया, आप हमें ये भी बता दीजिए कि इसकी किताब किधर है। अरे वो आज मेरे एक परिचित आए और उन्होंने ऐसे ही उलटते पुलटते कुछ पन्ने उल्टे पुलटे तो उनको उसमें कुछ बहुत रोचक लगा, इसलिए वो आज मुझसे पढ़ने के लिए इब्न बतूती लेकर के गए हैं, इसलिए आज मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो मम्मा, अब दूसरी किताब आप कौन सी बताने वाली हैं, ये भी बता दीजिए। दूसरी किताब जो मेरे मन को बहुत भीतर तक, बहुत गहराई तक छू करके गई है,
वो है सत्याव्यास की बागी बलिया, जो 2019 में प्रकाशित हुई थी और बहुत लोकप्रिय पुस्तक सिद्ध हुई है। इसको हम देखें, जैसा कि इसका शीर्षक है, शीर्षक से ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बलिया पर आधारित है। बलिया कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। इस उपन्यास के माध्यम से सत्याव्यास ने एक छोटे शहरों की मानसिकता का, वहाँ के संघर्ष का, वहाँ की जो राजनीति है, जो निम्न स्तर की राजनीति है, उन सब का पर बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से प्रकाश डाला है। इस उपन्यास को अगर हम देखें तो इसमें प्रेम भी है, त्याग भी है और प्रतिशोध की इतनी निम्न स्तर की भावना है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि किसी से बदला लेने के लिए आदमी इतना नीचे भी गिर सकता है। तो भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो उपन्यास में आपको बलिया की जो क्षेत्रीय भाषा है उसके शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया गया है, लेकिन ऐसे शब्द नहीं है जो कि आपकी और हमारी समझ में ना आए। दूसरी इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इसके जितने भी उपशीर्षक हैं वो बहुत ही, सत्याव्यास के जितने आप उपन्यास पढ़ेंगे उनके शीर्षक जो है वो मन को मोह लेते हैं, क्योंकि उनमें सब में संगीतात्मकता है। वो इस पुस्तक की भी विशेषता है कि इसमें भी जो उपशीर्षक हैं वो सब संगीतमय और लयबद्ध हैं और मन को बहुत लुभाते हैं। अब सत्याव्यास की मैंने ये किताब तो नहीं पढ़ी है, पर हाँ मैंने उनकी 84 जरूर पढ़ी थी, पिछले साल पढ़ी थी या शायद 2018 में पढ़ी थी, पर मुझे ये याद है जब वो मैंने किताब पढ़ी मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन हो गई। सत्याव्यास बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने वो उपन्यास लिखा है, और अगर आपने आज तक सत्याव्यास की कोई भी किताब नहीं पढ़ी है तो ये जान लीजिए कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। आपको ज़रूर उनकी एक ना एक किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। मम्मा आपने भी 84 पढ़ी है ना? हाँ मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मुझे वो 84 उपन्यास इतना मेरे मन को छू गया कि कई जगह पर उसको पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों की जो कोर है वो गीली हो गई और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा पाई। तो अगला उपन्यास जो आप हमें बताने वाले हो वो 84 ही है? हाँ 84 के बारे में ही बात करना चाहूंगी। ये सत्याव्यास का 2018 में प्रकाशित उपन्यास है और लोकप्रियता के चरम शिखर तक पहुंचा उपन्यास है। जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है, 84 में 1984 की घटना छिपी हुई है। वो घटना जब श्रीमती इंदिरा गांधी का उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, तब एक चारों तरफ सिखों के प्रति विरोध की लहर फैल गई थी। जो ये उपन्यास है बोकारो पर आधारित है। उस समय में बोकारो में भी हत्या और सिखों के प्रति घृणा, द्वेष, जो भी कुछ गंदी से गंदी भावनाएं हो सकती थी, उनको इस उपन्यास में दर्शाया गया है। बोकारो में भी लगभग 90 सिखों की हत्या हुई थी और सत्याव्यास ने उन सारी घटनाओं को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से चित्रित किया है। और अगर हम देखें तो ये इसमें दो भावनाएं समानांतर हमें चलती हुई दिखाई देती हैं। एक प्रेम की भावना और दूसरी घृणा की या नफरत की भावना। उपन्यास सीधी सादी भाषा में लिखा गया है, मन को छूता है, प्रेम भी है इसमें, त्याग भी है, और इसके अतिरिक्त हमें और भी अनेक स्थल पे बहुत ही भावुक कर देने वाले, बहुत ही मार्मिक दृश्य भी दिखाई देते हैं। ये किताब आपने किंडल में पढ़ी है ना मम्मा? हाँ, ये पुस्तक मैंने किंडल में पढ़ी है, इसलिए इसकी प्रति नहीं है मेरे पास। बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मा को कन्विंस किया कि मम्मा किंडल भी बहुत अच्छा है, अगर आप एक बार पढ़ने की कोशिश करो तो काफ़ी आसान है किंडल में किताबें पढ़ना। और ये किताब मुझे याद है किंडल अनलिमिटेड में थी शायद, या मैंने इसको खरीदी थी, पर हाँ तो ऐसे ही मैंने मम्मा को किंडल दिया और मम्मा को काफ़ी पसंद आई वो किताब, और किंडल में पढ़ना भी बहुत पसंद आया। बहुत ही अच्छा उपन्यास है ये और मन को छू लेता है। इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ है जो बहुत लुभाती है। मुझे ये याद है मम्मा, आपने मुझे एक बात कही थी जो मुझे याद है, आपने एक बहुत ही अच्छा सा उसके लिए आपने सेंटेंस यूज किया था। हाँ, 84 में अगर हम केवल उपन्यास की दृष्टि से पढ़ना चाहें, उपन्यास तो ये है ही, मगर जिन लोगों को 1984 के उस भीषण समय के विषय में जानकारी नहीं है वो पढ़ करके जान सकते हैं, क्योंकि ये एक उपन्यास ना हो करके एक 1984 का ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। ये हो गई 3 किताबें, और मम्मा अगली किताब कौन सी आप हमें बताने वाली हो? सच कहूं तो सत्याव्यास ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया है कि मैं उनकी हर पुस्तक पढ़ना चाहती हूँ, और इसीलिए जो अगली मैं पुस्तक आपके सामने की संस्तुति करती हूँ, सत्याव्यास का ये पहला उपन्यास है और का प्रकाशन 2016 में हुआ था, और दिल्ली दरबार जैसे कि इसका शीर्षक है,
उससे मेरे भी मन में यही आया था कि शायद ये राजनीति पर आधारित उपन्यास होगा, पर जैसे मैंने इसको पढ़ना शुरू किया मुझे बिल्कुल इससे भिन्न परिवेश देखने को मिला। ये मुख्यतः युवाओं पर आधारित है। वो युवा जो छोटे छोटे शहरों से दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आते हैं, उन लोगों को लेकर के लिखा गया है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक छोटे से शहर से जब बच्चा आता है तो महानगरों की चकाचौंध से प्रभावित होता है, कुछ कुछ उसमें रम भी जाता है, कई गलत काम भी करता है, कहीं कहीं फिर वो अपने को सुधारने की भी कोशिश करता है। दो मित्रों की कहानी है, दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव के हैं, लेकिन मित्रता ऐसी है कि एक दूसरे के लिए हर पल तैयार रहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें महानगरीय सभ्यता का, जैसे कि कॉलेज है, उनके कैंपस का वातावरण कैसा रहता है, कैंपस से बाहर निकलने के बाद युवाओं के क्या क्या क्रियाकलाप रहते हैं, इसमें रेव पार्टी इत्यादि और भी चीजों का जिक्र है जो छोटे शहरों से आए हुए बच्चों को एकदम प्रभावित करता है। लेकिन फिर भी वो बच्चे जो हैं वो अपने को सुधारने का प्रयास करते हैं, और यही इस कहानी का सार है। अब आपने हमें सत्यव्यास की 3 कहानियों के बारे में बताया, 3 उपन्यासों के बारे में बताया, इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? मुझे सबसे ज्यादा 84 ने प्रभावित किया है। क्यों? क्योंकि दो बिल्कुल विरोधी धाराएं समानांतर चलती हैं। एक तरफ प्रेम है तो दूसरी तरफ घृणा है, और कैसे अंत में जाकर के ये भावनाएं हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, इसका उसमें हमें सबसे अधिक जो प्रभावित करने वाली चीज है वो यही है। और अगर हम देखना चाहें तो इतने विभत्स चित्र हैं इस उपन्यास में कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी आंखें भीगे बिना नहीं रहती। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इंसान इतना नीचे भी गिर सकता है। ये तो हो गई 4 किताबें। अब मम्मा अगली किताब जो है, जो 5वीं किताब है, वो कौन सी है? 5वीं किताब जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है नीलोत्पल मृणाल की औघड़। ये है वो किताब, औघड़ नीलोत्पल मृणाल की। नीलोत्पल मृणाल जमीन से जुड़े कथाकार हैं और इसीलिए ये उपन्यास जमीन से जुड़ा उपन्यास है। जहाँ तक इसके कथानक का प्रश्न है, ये एक ग्रामीण परिवेश पर रचा गया उपन्यास है, पूर्णतः यथार्थवादी उपन्यास है। आदर्शवाद इसमें कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश पर है, इसलिए इसमें ग्रामीण की छोटी से छोटी परेशानियों को, वो किस तरह से उनका जीवन व्यतीत होता है। आज हमारा समाज बहुत बदल गया है, लेकिन अगर हम गांव में अंदर झांक करके देखते हैं तो अभी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अभी भी जाति पात, छुआछूत, सामाजिक स्थितियां, औरतों की स्थितियां, राजनीतिक स्तर पर जो कुप्रचार किए जाते हैं, जो कुचक्र रचे जाते हैं, प्रशासन की जो जिम्मेदारी हैं, उनसे किस तरह से मिली भगत करके एक समाज को किस तरह से नीचे गिराया जाता है, ये सब हमें इस उपन्यास में बड़ी ईमानदारी से और सच्चाई से देखने को मिलता है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, शैली का प्रश्न है, नीलोत्पल मृणाल एक बहुत ही उत्कृष्ट कथाकार हैं। उनकी भाषा समृद्ध है, लेखनी उनकी समृद्ध है, और उनके जो शैली है वो भी बहुत आकर्षित करती है। कहीं भी बनावटीपन नहीं है। और अगर हम ये कहें कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि आजकल लोग लिखने का जोखिम उठाना ही नहीं चाहते, जैसा कि प्रेमचंद के उपन्यासों में हमें दिखाई देता है कि वो सारे ग्रामीणों की परिस्थितियों को वर्णित करते हैं, इस उपन्यास में भी हमें कहीं कहीं, क्या या कहूँ कि ज्यादातर, प्रेमचंद जी की झलक दिखाई देती है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि एक ओर तो प्रेमचंद जी का यथार्थवाद है इसमें, और दूसरी ओर फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिकता का भी इसमें समावेश किया गया है। इसलिए ये उपन्यास मेरे मन को बहुत भाया, बहुत प्रभावित किया। एक और माँ की ममता है तो एक और मित्र की माँ के प्रति चिंताएं भी हैं। मित्र के प्रति किस तरह का आचरण होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, वो भी इसमें बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। किस तरह से एक दलित जीवन पर्यंत अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, जूझता है, और अंत में उसे कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन एक परंपरा पीछे छोड़ के जाता है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश दे करके जाता है कि किस तरह हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना है और किस तरह से उन्हें प्राप्त करने के लिए हमको आगे बढ़ना है, लड़ना है, जूझना है और अंत में विजय भी हासिल करनी है।
पर ये उपन्यास उन लोगों के लिए है विशेष रूप से जो समाज से सरोकार रखते हैं, जो समाज में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, जो नई दृष्टि रखते हैं और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। नीलोत्पल मृणाल को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिला था, जो कि उनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक डार्क हॉर्स पर दिया गया था। तो मम्मा अब बताओ आप छठी किताब के बारे में, यही है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने एक बार जब पढ़नी शुरू करी तो इसको पूरा खत्म करके ही मुझे चैन आया। ये छोटी सी किताब है, संक्षिप्त उपन्यास है और एक ऐसा विषय है जिससे आज के माता पिता सभी जूझ रहे हैं। ये उस वर्ग को लेकर के लिखा गया उपन्यास है जब बच्चे अपने अपने नौकरी में, अपने व्यवसायों में व्यस्त हो जाते हैं और माता पिता को एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उस समय जो अकेलापन उनको डराता है, उनको सताता है, उसी को ये लेकर उपन्यास लिखा गया है। लखनऊ की पृष्ठभूमि पर है और नवाबी शहर है लखनऊ, इसलिए इसकी भाषा में भी वो नवाबीपन, वो नज़ाकत दिखाई देती है। उर्दू के शब्दों का प्रयोग है, लेकिन सीधे साधे सरल शब्द हैं जो कि हर एक की समझ में आसानी से आ जाते हैं। पंकज कपूर का लिखा है ये। पंकज कपूर को हम लोग वैसे आमतौर पर एक अभिनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक अच्छे लेखक भी हैं, रंगमंच के लिए लिखते हैं, फिल्में लिखते हैं और ये उनका प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। और इस पुस्तक की एक और विशेषता है, जैसा कि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था पंकज कपूर जी को बताते हुए कि उन्होंने इस पुस्तक को एक ही बार में शुरू किया है तो उसको खत्म करके छोड़ा है। बीच में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी रुके हों, या एक बार शुरू करने के बाद खत्म करके ही उन्होंने दम लिया है। अगली जो पुस्तक है वो निखिल सचान द्वारा लिखी गई, 2017 में प्रकाशित हुई है और उनके द्वारा लिखी गई यूपी 65 अर्थात बनारस की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। बनारस का भी वो IIT कैंपस, विशेष रूप से उसमें क्या वातावरण है, कैसी वहाँ के छात्रों की दिनचर्या है, पढ़ाई का क्या स्तर है, किस तरह से शिक्षक लोग आते हैं, क्या पढ़ाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि IIT बहुत बड़ी तोप है या इस तरीके की मन में भावनाएं आती हैं। हाँ, लेकिन वो तो है कि प्रतिभाशाली लोगों को ही इसमें प्रवेश मिलता है, लेकिन उसके बाद की जो वस्तु स्थिति है जो हम लोगों के आंखों के से बिल्कुल दूर है, उसको इस पुस्तक में दर्शाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि बनारस की एक एक चीज को बड़ी ही सुंदरता से निखिल सचान ने अभिव्यक्त किया है। भाषा, क्योंकि IIT में देश के हर प्रांत से लोग आते हैं, यूपी के भी अनेक, जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है, हर थोड़ी दूरी पर जाकर के भाषा बदल जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि भाषा की विभिन्नता भी हमें दिखाई देती है। एक कानपुर वाला बच्चा किस लहजे में बात करता है, एक इलाहाबाद वाले बच्चे की बोलचाल का तरीका किस प्रकार का है, ये सारी अगर चीजें आपको एक ही जगह देखनी है तो आप यूपी 65 पढ़ सकते हैं। अब ये तो हो गई 7 किताबें। मम्मा 8वीं किताब कौन सी है जो आप हमें बताने वाले हो? 8वीं किताब एक बिल्कुल 22 वर्षीय नवोदित कथाकार का उपन्यास है, मुसाफिर दिल, जिसके रचयिता हैं, जिसके लेखक हैं श्रीनाथ चौधरी। राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान की पृष्ठभूमि पर ही उन्होंने इस उपन्यास की रचना की है। लेकिन मैं अगर कहना चाहूँ, मैंने इसको पढ़ा, मुझे कहीं से लगा ही नहीं कि ये एक ऐसे बच्चे ने लिखी है और पहला उसका उपन्यास है। इतना मन को छूने वाला उपन्यास है। प्रेम कहानी है, एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ रोमांच है। इसमें दोनों समानांतर चलते हैं। प्रेम भी ऐसा है, बिल्कुल के वातावरण जैसा नहीं है, पावन प्रेम है, पवित्र प्रेम है, आत्मिक प्रेम है। तो दूसरी ओर अगर हम देखें तो रोमांचक भी है। किसका? पर्वतों का, कि किस प्रकार से एक लड़का एक तरफ प्रेम करता है, दूसरी तरफ उसे पर्वतों का मोह अपनी ओर आकर्षित करता है। वो एवरेस्ट विजय करना चाहता है और उसके लिए, क्योंकि उसने अपने मन में ठान रखा है और वो निकल भी पड़ता है और वो अपने इस अभियान को पूरा करने के लिए भरसक कोशिश करता है और वो अपने इस प्रयास के लिए तन मन धन तीनों से जुट जाता है। उपन्यास की अगर विशेषताएं देखें तो इसमें प्रेम है, रोमांच है, मित्रों का परस्पर एक दूसरे के प्रति त्याग है, प्रकृति का सौंदर्य है, अनेक दृश्य जहां प्रेम का वर्णन किया गया है इतने मर्मस्पर्शी बन गए हैं कि मैं खुद भाव विह्वल हो जाती हूँ। मेरी आंखों से अपने आप आंसू टपकने लगते हैं।
तो इसलिए अगर आप किसी नए कथाकार को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उसकी प्रतिभा से खुद भी लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। कुछ व्याकरणिक गलतियां हैं परंतु वो क्षमा करने के लायक हैं। क्यों? क्योंकि ये उपन्यास है ही इतना खूबसूरत कि वो गलतियां आपको नजरअंदाज करनी ही पड़ेंगी। दोस्तों, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मम्मा एक्चुअली मेरे घर आई थी लॉकडाउन में और इधर फंस गई तो बहुत बोर भी हुई। और वैसे तो मम्मा को पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा है, पर लॉकडाउन ने एक ऐसी परिस्थिति बना दी कि मम्मा ने वापस बहुत तेज़ी से पढ़ना जो है वो शुरू कर दिया। तो ये सारी किताबें मम्मा ने लॉकडाउन में पढ़ी है। इसलिए मेरी सभी पाठकों से ये निवेदन है कि आप सब इनको पुस्तकों को पढ़ें और आप इनका आनंद उठाएं, कुछ लाभ अर्जित करें। इन उपन्यासों के माध्यम से देखें कि हमारा समाज कैसा है, हमारे समाज में क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमसे अनदेखी हो जाती हैं। इन उपन्यास के माध्यम से हम उन चीज़ों को कहीं भीतर तक देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और नए सिरे से हम इन पर विचार भी कर सकते हैं और इन समाज के लिए अपनी ओर से कुछ करने की जज्बा भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 8 किताबें जो मम्मा आपको ज़रूर रेकमेंड करेंगी और मम्मा की रिकमेंडेशन है तो बढ़िया ही होगी, ये आप लिख लीजिए। और अगर आप हिंदी रीडर हैं, आपको हिंदी में किताबें पढ़ने का शौक है, तो हो सकता है इनमें से काफ़ी किताबें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, पहले से ही पढ़ी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये किताबें अच्छी लगी, हमें ज़रूर बताइए दोस्तों कमेंट्स में। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रीडर फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमें ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। और यही बोल के आपसे अलविदा लेते हैं, आपसे विदा कहते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।